हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर हमारा जूम ऐप पे हुआ था। उसमें मैंने एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये टॉपिक डिस्कस किया था। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मैंने थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन किया था, जिसमें सॉल्युबिलिटी होती है और ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट होता है। हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, इनके जो रिएक्शंस होते हैं, इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है दूसरे सॉल्यूट्स के साथ, उस पॉइंट पर मैंने डिस्कस किया था। तो मुझे ऐसा लगता है वो पॉइंट बहुत ज़्यादा एडवांस पॉइंट थे। और जूम ऐप पे जो हमारा लेक्चर हुआ लास्ट, उसमें हमको जो एक्सपीरियंस हुआ कि उसमें आपको प्रॉपर मेरी आवाज़ पहुंच रही नहीं, मेरा एक्ट एक हो रहा, फिर थोड़ी देर के बाद फिर आपको वो सुनने में आ रहा, फिर आपका रिस्पॉन्स। तो ये सब चीज़ें, जूम ऐप तो हमको यूज़ करना ही है और बहुत बेटर है, लेकिन जूम ऐप का जो यूज़ करना है तो मैंने ये सोचा कि जो मैं यहाँ पर पॉइंट्स पढ़ा दूंगा, यहाँ पर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर में जो पॉइंट्स पढ़ा दूंगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि सर अब हमको जूम पे लेक्चर लो, और जो पॉइंट हमारा डिस्कस हुआ उस पर आपने क्वेश्चन पूछना है, और उसके बाद ऑनलाइन में और फिर एक बार यही पॉइंट्स को इलेबोरेट करूंगा उस जूम ऐप पे। ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम पढ़ाई करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि आपका 100% आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। तो मेरा एक पॉइंट जो डिस्कस करना है वो ये है कि यहाँ पर मैं अभी जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस से टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, और एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ अभी। तो उसमें मैं जो पॉइंट डिस्कस करूँगा वो ये है कि अब जो ये सिचुएशन आई हुई है, ऑनलाइन लर्निंग चल रही है, तो हम इसको इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से हम ऐसी पढ़ाई कर सकते जो क्लास पे आने के बाद पढ़ाई मुमकिन हो। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। हम जित इतने दिनों से जो वीडियोस बना रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आपकी कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने किस तरीके से स्टडी करना, ये सब पॉइंट पे मैं थोड़ी देर में वीडियो बनाने वाला हूँ इसके बाद। ओके। अभी मैं मेन कोर टॉपिक पे डिस्कस करता हूँ। आज का टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस कॉन्टेक्स्ट में लेंगे हम ये टर्म को? एक्सचेंज जो हो रहा है गैसेस का, तो पहला पॉइंट है एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स के साथ जो एक्सचेंज हो रहा है वो। दूसरा, हमारे जो सेल है, हमारे टिश्यू है, उनका और ब्लड का दोनों के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस, वो। ये दो कॉन्टेक्स्ट में हमको ये मीनिंग लेना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। यहाँ पर मैंने मेंशन किया कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट्स है एमसीक्यूज के हिसाब से और कंसेप्ट के हिसाब से, दोनों भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको किसी भी तरीके के एमसीक्यूज अगर घुमा फिरा के पूछता भी है तो मुझे उम्मीद है, ऐसा होप, कि आपको ये सब चीज़ें सॉल्व करते आएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट्स दिया, जैसे कि अल्वियोलाई को एक पॉइंट किया और ब्लड और टिश्यू दोनों को मिला के एक पॉइंट। अल्वियोलाई ये क्या है? प्राइमरी साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। जो हमारा अल्वियोलाई होता है लंग्स में, तो वो जहाँ पर वहाँ पर जो गैसेस एक्सचेंज होंगे उसको प्राइमरी लेवल पे एक्सचेंज होना हम ऐसे बोल सकते हैं, इसलिए उसको हम प्राइमरी साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज बोलते हैं। दूसरा जो एक्सचेंज होगा वो गैसेस का, तो वो होगा हमारे ब्लड का और टिश्यू का जो अटैचमेंट होगा। जैसे मैंने बताया कि ये पर्टिकुलर सेल्स है, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स है, और यहाँ पर हमारे कैपिलरीज भी होते हैं। ठीक है। तो इन कैपिलरीज से हमको ऑक्सीजन मिलता है और ये ऑक्सीजन जाता है टिश्यूज़ में। ओके। ये ऑक्सीजन टिश्यूज़ में जाता है और टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर के फिर ब्लड वेसल में जाता है, और यहाँ पर कार्बोनेटेड ब्लड फिर बॉडी के बाहर एक्सपायरेशन के थ्रू और दूसरे और रूट्स है, उसके आगे के टॉपिक में डिस्कस करूंगा, ये CO2 जाता है, और ऑक्सीजन ये डायरेक्टली टिश्यू में आता है। तो ये जो लेवल का जो गैसेस एक्सचेंज है, इसको मैं सेकेंडरी साइड बोल रहा हूँ गैसेस एक्सचेंज का। और जो अल्वियोलाई होता है हमारे लंग्स का, इस अल्वियोलाई से और ब्लड वेसल से जो एक्सचेंज होगा गैसेस का, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? प्राइमरी साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। ठीक है। ये दोनों भी पॉइंट इंतहाई दर्जे में सिंपल पॉइंट है, आपको समझ में आए होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है। अब ये जो एक्सचेंज है, ये गैसेस एक्सचेंज के पीछे बेसिक क्या फिजिकल फिनोमेनन है, ये हमको आज समझना है। ठीक है। तो दो बेसिक फैक्टर है जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज होना पॉसिबल होगा। यहां पर देखो, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन डिफ्यूजन, दो फैक्टर है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो गैसेस होते हैं, ये गैसेस प्रेशर के थ्रू क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। जैसे हम इकोसिस्टम में देखेंगे कि बहुत सारे समुद्र की तरफ से गैसेस हमारे टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में आएंगे, तो ये हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की डायरेक्शन में ये फ्लो करेंगे। बिल्कुल वही उसी तरीके से
यहाँ पर भी जो गैसेस का एक्सचेंज होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी स्पेसिफिक पार्शियल प्रेशर होगा, ऑक्सीजन का एक स्पेसिफिक पार्शियल प्रेशर होगा, और ये गैसेस हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर के डायरेक्शन में फ्लो होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो डिफ्यूजिबिलिटी है और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इन गैसेस का, इस पे दो फैक्टर अफेक्ट होते हैं। पहला फैक्टर थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन एंड सेकंड फैक्टर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ दो कॉन्टेक्स्ट में, प्राइमरी साइट की अगर बात करें अल्वियोलाई की, तो यहाँ पर ये 3 मेम्ब्रेन की थिकनेस मैटर करेंगी। यहाँ पर मैंने अल्वियोलाई के सराउंडिंग में और इंक्लूडिंग अल्वियोलाई मैंने 3 अलग अलग लेयर को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया। देखिए ये ब्लैक कलर से जो बनाया मैंने, ये अल्वियोलाई का मेम्ब्रेन है, ये स्क्वाइमस एपिथेलियम से बना हुआ है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू जो लाइनिंग्स बनाते हैं, सरफेस बनाते हैं, वो हमको डिटेल में आगे भी देखना है और आपको पता भी है, 11th में हो गया था तुम लोगों का। तो ये जो पर्टिकुलर लाइनिंग है वो स्क्वाइमस एपिथेलियम से बनी हुई है, ये एक लेयर है। सेकंड लेयर मैंने ब्लू कलर से बनाया, बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसको बोलता हूँ, जो मिडल पोजीशन पे है, ये पर्टिकुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन भी है। और थर्ड नंबर रेड कलर से इंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज के सेल ये इंडोथेलियम के बने हुए हैं, ब्लड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमने देखा था। तो ये तीनों भी लेयर की जो स्पेसिफिक थिकनेस होंगी कॉमन, ये टोटल अप्रॉक्सीमेटली लेस देन मिलीमीटर होंगी, मतलब 1 मिलीमीटर से भी कम होंगी। तो ये पर्टिकुलर थिकनेस भी मैटर करेंगी गैसेस एक्सचेंज में, डिफ्यूजन में। ठीक है, डिफ्यूजिबिलिटी में, एक पर्टिकुलर साइट से दूसरी पर्टिकुलर साइट में इन गैसेस को जाने में जो पर्टिकुलर प्रेशर होगा, जो डिफ्यूजिबिलिटी होगी, जो फैलने की क्षमता होंगी, वो मैटर करेंगी हमारे मेम्ब्रेन के थिकनेस पे। ये प्राइमरी साइट की बात हो गई। सेकेंडरी साइट की अगर बात करें तो यहाँ पर ब्लड, ये जो हमारा सेल है, सेल मेम्ब्रेन मैटर करेगा। सेल मेम्ब्रेन की स्पेसिफिक थिकनेस यहाँ पर मैटर करेंगी। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमने लिपिड बायलेयर देखे, वो उस पर्टिकुलर लिपिड बायलेयर की थिकनेस मैटर करेंगी। वहाँ पर चैनल्स मैटर करेंगे, वहाँ पर भी तो गैसेस की डिफ्यूजिबिलिटी होंगी ना, तो वो पर्टिकुलर यहाँ पर कंसिडरेशन हो सकता है। तो प्राइमरी साइट पे इस पर्टिकुलर 3 मेम्ब्रेन की थिकनेस और सेकेंडरी साइट पे हमारे सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस हमने कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर है जो डिफ्यूजन पे अफेक्ट होते हैं। ठीक है, और दूसरा, ये जो डिफ्यूजन होता है और ये जो गैसेस की डिफ्यूजिबिलिटी होती है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की डायरेक्शन में, तो इसके पीछे एक प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको मैं पार्शियल प्रेशर के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करूंगा। पार्शियल प्रेशर इज नथिंग बट अ इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ स्पेसिफिक गैस। जो स्पेसिफिक गैस का अपना खुद का प्रेशर है मिक्सचर ऑफ गैसेस में, मान लो पर्टिकुलर टाइप के नंबर ऑफ गैसेस है, और ये नंबर ऑफ गैसेस में एक स्पेसिफिक गैस का अगर हम प्रेशर कंसिडर करना चाहेंगे तो उसको मैं बोलूँगा पार्शियल प्रेशर। प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। अब ये जो पार्शियल प्रेशर होता है, ये ऑक्सीजन का अलग होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का अलग होगा, और इसी के कंसेप्ट के बेस पे हम हर पॉइंट समझ सकते हैं। जो हमारे गैसेस का एक्सचेंज होता है, इसके पीछे जो फिजिकल फेनोमेना है और इसके पीछे जो एनाटॉमिकल एस्पेक्ट है और मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट है हमारे बॉडी का, वो तो हमने डिस्कस कर दिए लास्ट लेक्चर में, जिसमें इंटरकोस्टल मसल्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, स्टर्नम हो गए, रिब्स हो गए, इनका जो एक्सटेंड होगा और एक कंस्ट्रिक्शन होगा, उसके बेस पे जो गैसेस का एक्सचेंज होगा प्रेशर पे डिपेंड रहेगा, वो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अभी मुझे जो डिस्कस करना है और थोड़ा सा हम डीप में चले गए और थोड़ा सा हम डिटेल, देखो हम जो भी फिजियोलॉजी के टॉपिक्स देखते हैं, फिजियोलॉजी के टॉपिक्स में हम पहले सुपरफिशियल डिस्कशन करते और धीरे धीरे हम क्या करते हैं उसमें डिटेल जाते। तो अब हम क्या कर रहे हैं, डीप से डीप नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद और ज़्यादा हम डिटेल में जाएंगे इसके फिनोमेना को समझने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा वो 159 mm ऑफ Hg होगा। ठीक है, mm ऑफ Hg यूनिट है, उस यूनिट से इसको शो करते हैं एटमॉस्फेयर। उसके बाद अल्वियोलाई में 104 होगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 होगा और टिश्यू में देखें तो 40 होगा। ये प्रेशर है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का। अब आपको पता होना चाहिए कि गैसेस क्या होते हैं, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर के डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। तो 159 ये हायर प्रेशर है एज कम्पेयर टू 104, तो डायरेक्शन एटमॉस्फेयर से अल्वियोलाई हो गई। ओके, अल्वियोलाई में 104 है अगर प्रेशर और 95 है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और भी कम हो गया, तो यहाँ पर 104 से 95 के डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा फ्लो होगा गैस का, ऑक्सीजन का।
मतलब अल्वियोलाई से ब्लड में चले गया। देखो ना, एटमॉस्फेयर से अल्वियोलाई में आ गई गैस, अल्वियोलाई से फिर हमारे ब्लड में आ गई, प्रेशर कम होने की वजह से ब्लड का, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर। और ब्लड से कंपेयर करें टिश्यू को, तो टिश्यू में तो और भी कम है, तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर के डायरेक्शन में फिर टिश्यू में चले गई ऑक्सीजन। फिर उस पर्टिकुलर ऑक्सीजन की कैटाबॉलिक एक्टिविटी हुई, रेस्पिरेशन में यूज हुआ वो ऑक्सीजन। ओके, अब हम कंपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड में टिश्यू में 45 है पार्शियल प्रेशर और ब्लड में भी 45 है। ठीक है, कुछ ना कुछ लेस होगा इसमें, लेकिन यहाँ पर दो फैक्टर है। ये जो पर्टिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड ये 100% ब्लड के साथ मिक्स नहीं होगा। बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन्स भी बनाएगा और उस पर्टिकुलर कार्बोनेट्स के फॉर्म में बॉडी के बाहर निकलेगा और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ अमाउंट में ब्लड के साथ भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा। इसके बारे में हम आगे के टॉपिक में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ब्लड से अल्वियोलाई का जो प्रेशर है वो कम होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो यहाँ पर ब्लड से अल्वियोलाई में यहाँ पर आ जाएगा। फिर अल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर में तो बिल्कुल कम है, तो अल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। मतलब ये 2 पॉइंट से क्या समझे आप लोग? 2 पॉइंट से बात तो समझ में आ रही कि ऑक्सीजन जो हम सांस ले रहे हैं, ये प्रेशर की बात की जाए तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत कम है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर के डायरेक्शन में ऑक्सीजन आ पा रही है, ये फिगर याद रखना है और ये डिग्री याद रखना है। ओके, इनका जो पर्टिकुलर जो वैल्यू है और इनका कंपैरिजन याद रखना है, एमसीक्यूज इस पे आ सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन in relation with the different organs or different environment of our body with respect to environment। ऐसा क्वेश्चन आ सकता, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती, लेकिन ये हमको फिगर हमको मालूम होना चाहिए, ये सब वैल्यूज हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक। दूसरा CO2 का भी हमको मालूम होना चाहिए, टिश्यू का। टिश्यू से एटमॉस्फेयर में CO2 जाना बहुत आसान है, क्योंकि तो प्रेशर एटमॉस्फेयर में कम है CO2 का, इसलिए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है जो हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो सॉल्युबिलिटी की बात की जाए CO2 की, तो CO2 की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ब्लड में बात चल रही, CO2 की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। 20 से 25 टाइम, 20 to 25 टाइम्स ग्रेटर सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। मतलब एक बात, अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो बच्चों डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर CO2 का डिफ्यूजन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू O2। अब ये सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से हमारे ब्लड में जो हाइड्रोजन आयन है और दूसरे कार्बन मॉलिक्यूल है और दूसरे अदर मॉलिक्यूल्स है, तो उसके साथ बहुत आसानी के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होगा और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन बनाएगा सॉल्युबिलिटी अच्छी होने की वजह से। हम देखते जो कोई भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अगर बहुत अच्छी है तो उनका रिएक्शन होना बहुत आसान है, उसमें कम कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी कम है तो हमको वहाँ पर कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा स्पेसिफिक, ताकि हमारा जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो आसानी से हो सके। तो ये एक कंसेप्ट यहाँ पर समझ में आ रहा है। यहाँ पर जो 100% जो मैं बता रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं रिलीज होंगी बल्कि दूसरी चीज़ें बनेंगी उससे, तो ये कंसेप्ट है। आगे हम इसको और डिटेल में देखने वाले हैं। बस इतना याद रखो कि CO2 की जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ये MCQs के पॉइंट है, इस पे एक एक पॉइंट पे MCQs बनता है और एकदम सिंपल कंसेप्ट है। अगर कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो ये MCQs से डरोगे तुम लोग, अरे इतना टफ कैसा, ये कैसा CO2 का, तुमको तो समझ रहा भी नहीं। ऑक्सीजन के साथ सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो फिर CO2 बाहर ज़्यादा निकल, मतलब नंबर ऑफ मिसकंसेप्शन डेवलप हो सकते हैं। तो CO2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होना मतलब जो साइड रिएक्शंस है वो ज़्यादा बढ़ जा रहे। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी उतनी नहीं है, ऑक्सीजन ये कोरली हमारे रेस्पिरेशन में यूज़ हो रहा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट्स थे और यहाँ पर जो 3 मेम्ब्रेन मैंने डिस्कस किया, एक चैप्टर पढ़ेंगे हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। वहाँ पर मालफिजियन बॉडी, मालफिजियन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के बीच में भी ऐसे 3 लेयर देखेंगे हम। तो वहाँ पर मैं ये पॉइंट फिर एक बार हाईलाइट करूँगा। देखो ये 3 लेयर देखे थे, वैसे ही 3 लेयर वहाँ पर भी है, ताकि कोरिलेट करके हमको पॉइंट याद रहे। 3 कौन से लेयर है? स्क्वैमस इपिथेलियम ऑफ अल्वियोलाई। जो हमारा अल्वियोलाई का मेम्ब्रेन है वो इपिथेलियल, जाहिर सी बात है सरफेस तो इपिथेलियल टिश्यू से बने हुए हैं। तो स्क्वैमस इपिथेलियम ऑफ अल्वियोलाई ये एक मेम्ब्रेन है, ब्लैक कलर से बनाया हूँ, और बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में है। ये जो लाइनिंग है ये हमारे ब्लड वेसल की लाइनिंग है। जो हमारा यहाँ पर कैपिलरी है जो कि इंडोथेलियल सेल से बनी हुई है, ये इंडोथेलियल की लाइनिंग है। ये 3 मेम्ब्रेन की थिकनेस मिलाकर अगर देखें तो ये 1 मिलीमीटर से भी छोटी होती है।
तो यहाँ से भी गैसेस का एक्सचेंज होगा। यहाँ पर CO2 ये बाहर जाएगा, मतलब अल्वियोलाई में जाएगा, और अल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे ब्लड वेसल में आएगा, खून की नाली में, ठीक है। और ये ऑक्सीजन फिर जाकर के टिश्यू लेवल पे यूज होगा और CO2 एटमॉस्फेयर में चला जाएगा एक्सपायरेशन के थ्रू, ठीक है। तो आज हमने कितने कंसेप्ट देखे, आज हमने ये 3 अलग अलग कंसेप्ट देखे। सबसे पहले तो पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट देखे, जिसकी वजह से गैसेस की डिफ्यूजिबिलिटी पॉसिबल है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की डायरेक्शन में। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखे सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 और विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन दोनों का, और फैक्टर अफेक्टिंग ऑन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में कितने फैक्टर अफेक्ट होते हैं। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने डिस्कस किया। पार्शियल प्रेशर, ये दो कंपेरिजन हमको मालूम होना चाहिए, इनका जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये हमको मालूम होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी हमको मालूम होना जरूरी है, और कौन से फैक्टर अफेक्ट होते हैं, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ठीक है। और एक पॉइंट था जो डिस्कस किया शुरुआत में, हाईलाइटिंग पॉइंट, अल्वियोलाई ये प्राइमरी साइट है गैसेस एक्सचेंज का, और ब्लड और टिश्यू क्या है, ये सेकेंडरी साइट है गैसेस एक्सचेंज का, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है NCERT के इस पेज का है, इसको एक बार देखिए और इसके बाद उस पर MCQs भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। जो नेक्स्ट लेक्चर मैं दूंगा उसमें मैं बात बताऊंगा कि भाई हम जो लेक्चर्स ले रहे, इन लेक्चर्स के हिसाब से आपने घर पे कैसे स्टडी करना, उस हिसाब से एक शेड्यूल भी दूंगा, वो शेड्यूल को आप होपफुली फॉलो करो और अच्छे से अच्छा नए नए चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करो, ताकि हमारा सिलेबस अच्छे से कवर हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।